हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं 11th एनसीईआरटी का एक चैप्टर है अपने पास में, प्लांट डाइवर्सिटी का, प्लांट किंगडम। देखो, वैसे तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत टिपिकल सा, ऐसे बहुत हार्ड टॉपिक लगता है कि कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, आज अपन बहुत ही इसको इंटरेस्टिंग वे में स्टडी करेंगे। देखो, स्टार्ट करते हैं प्लांट किंगडम को। अपन यदि प्लांट किंगडम जब क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ था, अर्लियर जब ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जा रहा था, उस टाइम स्टार्टिंग में 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में जिन जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट थी, उन बेसिस के ऊपर उनको किंगडम में प्लांट किंगडम के अंदर क्या कर दिया, क्लासिफाई किया। फिर धीरे धीरे समय चेंजेस होता गया। 2 किंगडम से 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आया और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। ठीक है, जितने भी जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा था कि जितने भी जो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, अब उनको एक अलग सेपरेट किंगडम में क्लासिफाई किया। जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, उनको एक अलग सेपरेट प्रोटिस्टा किंगडम में क्लासिफाई किया। जितने भी फंजाई है, ऑल हेटेरोट्रोपिक, चाहे सेल वॉल प्रेजेंट हो चाहे सेल वॉल एब्सेंट हो, उस बेसिस के ऊपर उनको फंजाई किंगडम के अंदर क्लासिफाई कर दिया। और अब अपन एक सेपरेट किंगडम बना दिया प्लांट्स का, प्लांटी, उनमें प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया। देखो, जैसे जैसे समय चेंजेस होता गया, क्लासिफिकेशन, हमारे जो क्लासिफिकेशन की समझ थी वो भी क्या हो गई, चेंजेस होती गई। अपन ये बोल सकते हैं अब कि our understanding of a plant kingdom has changed over time। जैसे जैसे टाइम चेंजेस, समय चेंजेस होता गया, अपन प्लांट किंगडम की जो क्लासिफिकेशन की जो अंडरस्टैंडिंग थी वो भी क्या होती गई, चेंजेस होती गई। देखो, जब पहले क्लासिफाई किया गया था, अर्लियर जो क्लासिफिकेशन थे, अर्लियर क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं अपन। अर्लियर क्लासिफिकेशन में 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसमें जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट थी, उन ऑर्गेनिज्म को, जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट थी, उनको एक ही किंगडम में इंक्लूड किया। इट्स इंक्लूडेड, इसमें बैक्टीरिया, जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसमें भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, तो इसको भी ठीक है। फंजाई में भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एंड सम प्रोटिस्ट, some protist with cell wall
उनको किंगडम प्लांट के प्लांट किंगडम के अंदर क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। लेकिन अब इन एक सेपरेट नाउ इट्स का मतलब प्लांट किंगडम की बात कर रहे हैं अपन, इट्स इंक्लूड्स देखो प्लांट को डिवाइड कर दिया, एक एल्गी, फिर एल्गी से ब्रायोफाइट्स आए, ब्रायोफाइट से टेरिडोफाइट्स आए, टेरिडोफाइट से जिम्नोस्पर्म आए और लास्ट इवोल्व हुए एंजियोस्पर्म प्लांट, एंजियोस्पर्म प्लांट। क्लियर? देखो जब अर्लियर जो क्लासिफिकेशन थे, अर्लियर क्लासिफिकेशन के अंदर जो आपका बीजीए है, बीजीए जिसको आपने साइनोबैक्टीरिया बोला है, पहले इसको एल्गी के अंदर क्लासिफाई किया था, लेकिन अब इसको किंगडम मोनेरा के अंदर क्लासिफाई किया गया है। नो मोर एन एल्गी, नो मोर एन एल्गी, अब एल्गी के अंदर इसको क्लासिफाई नहीं किया गया है। क्लियर? ओके, देखो अब बात करते हैं अपन क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करते हैं। हां, आप बोलोगे कि सर ये तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी अपन ने पढ़ लिया है। देखो हां, पढ़ा है। क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करें अगर, देखो जब अर्लियर जो क्लासिफिकेशन थे, अर्लीस्ट जो क्लासिफिकेशन सिस्टम थे, उनमें फ्यू कैरेक्टर्स को कंसीडर्ड किया गया, इक्के दुक्के कैरेक्टर्स ले लिए और उन कैरेक्टर्स के बेसिस के ऊपर क्या कर दिया गया, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया। जैसे अपने एरिस्टोटल की बात करें, जिनको फादर ऑफ बायोलॉजी बोल दो या फादर ऑफ जूलॉजी बोल दो, उनकी बात करें तो एरिस्टोटल ने क्या किया कि फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस के ऊपर प्लांट्स को 3 ग्रुप के अंदर क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, जैसे प्लांट्स को जो सबसे छोटे थे उनको हर्ब्स बोल दिया, जो थोड़े से बड़े थे उनको सर्ब बोल दिया, और जो सबसे बड़े थे उनको ट्रीज बोल दिया। ठीक है, यानी फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को कंसीडर्ड करके ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म क्लासिफिकेशन के लिए 3 क्लासिफिकेशन सिस्टम दिए। देखो सबसे पहले था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी ये अर्लीएस्ट क्लासिफिकेशन था, अर्लीएस्ट क्लासिफिकेशन। अर्लीएस्ट सिस्टम था, और इस सिस्टम के अंदर फ्यू मॉर्फोलॉजिकल, जो ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स थे, उनके बेसिस के ऊपर ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर दिया। जैसे हैबिट, क्या हैबिट है ऑर्गेनिज्म, जैसे प्लांट छोटा है बड़ा है उस बेसिस के ऊपर, या फिर और प्लांट्स को उसकी लीफ के नंबर, लीफ की क्या शेप है, लीफ का क्या कलर है, उस बेसिस के ऊपर ऑर्गेनिज्म को क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। क्लियर? ठीक है, यानी बेस्ड ऑन फ्यू ग्रॉस सुपरफिशियल
morphological character. like जैसे हैबिट, प्लांट्स की क्या हैबिट है, वो छोटा है, स्मॉल है या मीडियम है या वो बहुत लार्ज प्लांट है, ठीक है। लीफ का कलर, लीफ का नंबर और लीफ के शेप के बेसिस के ऊपर नंबर, कलर एंड शेप ऑफ ए लीफ, उस बेसिस के ऊपर ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर दिया, ठीक है। देखो एरिस्टोटल ने जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, इस क्लासिफिकेशन में वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स को क्या किया गया, कंसीडर्ड किया गया, सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंसीडर्ड किया गया। और इस बेसिस के ऊपर एरिस्टोटल ने प्लांट्स को 3 ग्रुप के अंदर क्लासिफाई किया। देखो, एक थे एरिस्टोटल, जिनको फादर ऑफ आप जूलॉजी बोल सकते हो या कंप्लीट बायोलॉजी के जो फादर है वो एरिस्टोटल है। एरिस्टोटल इन्होंने प्लांट्स को हर्ब्स, थोड़े बड़े हैं तो सर्ब्स और बहुत बड़े हैं तो ट्रीज, 3 ग्रुप के अंदर क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। क्लियर, ठीक है। फिर एक साइंटिस्ट है आपके पास में, एक लीनियस, जिनको फादर ऑफ टैक्सोनोमी बोल देते हो, फादर ऑफ बाइनोमियन नोमेनक्लेचर बोल देते हो आप, ठीक है। इन्होंने, लीनियस ने प्लांट्स को एंड्रोइशियम की स्ट्रक्चर के बेसिस के ऊपर, ठीक है, एंड्रोइशियम यानी स्टेमन का नंबर कितना है उस बेसिस के ऊपर, जिनमें 10 स्टेमन है उसको अलग कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया, जिसमें 6 स्टेमन है उसको अलग कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया, जिसमें 5 स्टेमन्स का नंबर है उसको अलग ही कैटेगरी के अंदर क्या कर दिया गया, क्लासिफाई कर दिया गया। यानी एंड्रोइशियम की स्ट्रक्चर के बेसिस के ऊपर लीनियस ने प्लांट्स को 24 ग्रुप्स के अंदर क्या किया था, क्लासिफाई किया था। ओके, ठीक है, ठीक है। एंड्रोइशियम की स्ट्रक्चर, एंड्रोइशियम स्ट्रक्चर जो एक प्रकार का सेक्सुअल या रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर है, सेक्सुअल या रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर, ठीक है। देखो, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जब ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जा रहा था, तो इस आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के कुछ ड्रॉबैक्स थे, ठीक है। यानी इस क्लासिफिकेशन के अंदर जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज थी उनको अलग अलग यानी सेपरेट कर दिया गया, वो अलग अलग ग्रुप्स के अंदर क्या कर दी, क्लासिफाई कर दी। तो एक बार इसी स्लाइड को यहां रहने देना, ड्रॉबैक लिख देते हैं अपने, ड्रॉबैक ऑफ आर्टिफिशियल सिस्टम। क्या ड्रॉबैक्स है, ड्रॉबैक्स ऑफ आर्टिफिशियल सिस्टम, आर्टिफिशियल सिस्टम के क्या ड्रॉबैक्स है। देखो, इसमें सेपरेट कर दिया गया क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को। फर्स्ट, दे separated closely
रिलेटेड स्पीशीज। क्यों? बिकॉज ओनली फ्यू कैरेक्टर्स को कंसीडर्ड करके, कैरेक्टर्स कंसीडर्ड, फ्यू कैरेक्टर्स को कंसीडर्ड करके उनको अलग अलग ग्रुप के अंदर क्या कर दिया गया? क्लासिफाई किया। देखो बेटा, जहां पर बिकॉज आ जाए वो असर्शन रीजंस का क्वेश्चन बन जाता है। यहां पर दे सेपरेटेड क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। क्यों? रीजन क्या हो गया? ओनली फ्यू कैरेक्टर्स को कंसीडर्ड करके क्या कर दिया गया? उनको अलग अलग ग्रुप के अंदर क्या कर दिया? क्लासिफाई कर दिया गया। दूसरा ड्रॉबैक क्या था? सेकंड ड्रॉबैक देखो, इक्वल वेटेज दिया गया वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स को। देखो, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा अफेक्टेड होते हैं एनवायरमेंट से। क्लियर? यानी ये बहुत कम कंजर्व होते हैं। जैसे जैसे एनवायरमेंट चेंज हो जाते हैं, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या होते जाते हैं? ऑर्गेनिज्म के चेंजेस होते जाते हैं। ठीक है? जबकि सेक्सुअल कैरेक्टर्स एनवायरमेंट के साथ में बहुत कम अफेक्टेड होते हैं और ये मोर कंजर्व्ड होते हैं। तो मैं ये लिख सकता हूं, हां, इक्वल वेटेज वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर, वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर। ठीक है? देखो, जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं वो मोर अफेक्टेड होते हैं बाय एनवायरमेंट्स, मोर अफेक्टेड बाय एनवायरमेंट, इसलिए ये लेस कंजर्व्ड होते हैं, लेस कंजर्व्ड होते हैं। ठीक है? जबकि सेक्सुअल जो कैरेक्टर होते हैं लेस अफेक्टेड होते हैं बाय एनवायरमेंट्स, अफेक्टेड बाय एनवायरमेंट्स। एनवायरमेंट, इसलिए मोर कंजर्व्ड होते हैं, मोर कंजर्व्ड। क्लियर? ये ड्रॉबैक थे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के। ठीक है? देखो, वापस आते हैं अपन बैक। अपन आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात की, फिर और क्लासिफिकेशन के सिस्टम आए और फिर सेकंड आ गया नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम देखो, यहां पर क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया और चेंज इंक्रीज हो गया, यानी और कैरेक्टर्स को क्या किया गया? कंसीडर्ड किया गया, यानी नंबर ऑफ क्राइटेरिया यहां क्या हो गया? इंक्रीज। नंबर ऑफ क्राइटेरिया इंक्रीज हो गया, यानी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के साथ साथ में इंटरनल कैरेक्टर्स की भी क्या की गई? स्टडी की गई। यानी मॉर्फोलॉजिकल या एक्सटर्नल कैरेक्टर, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स
प्लस इंटरनल कैरेक्टर, इंटरनल फीचर बोल दो या कैरेक्टर बोल दो, इंटरनल कैरेक्टर, यानी उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जाके क्या की गई, स्टडी की गई, उसके अंदर उसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर कैसी है, वो सेल प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, उस सेल का केमिकल कंपोजिशन, केमिकल फाइटोकेमिस्ट्री क्या की गई, स्टडी की, प्लांट्स को केमिकल्स के बेसिस के ऊपर क्लासिफाई किया गया, किस प्रकार का केमिकल फाइटोकेमिस्ट्री है। उन ऑर्गेनिज्म को एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो के बेसिस के ऊपर क्या की गई, स्टडी की थी, ठीक है, और उनकी एनाटॉमी, उनके टिश्यू किस प्रकार के, टिश्यू के क्या टाइप है, उनके बेसिस के ऊपर क्या किया गया, स्टडी की गई, ठीक है। जैसे किस बेसिस के ऊपर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, फाइटोकेमिस्ट्री, एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो कैसा है, देखो जो एल्गी था आपका पढ़ेंगे अपन, वो नॉन एम्ब्रियोफाइट्स था, उनमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। उसके बाद में जितने भी प्लांट्स जैसे ब्रायोफाइट्स है, आपका टेरिडोफाइट है, आपका जिम्नोस्पर्म है, आपका एंजियोस्पर्म है, ठीक है, उनमें एम्ब्रियो की किस प्रकार का एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर है, किस प्रकार का एम्ब्रियो है, उस बेसिस के ऊपर, ठीक है, तीसरा। और फोर्थ अपने पास में एनाटॉमी, टिश्यू की स्टडी के बेसिस के ऊपर उनको क्या किया गया, क्लासिफाई किया गया ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। यानी नंबर ऑफ क्राइटेरिया, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स क्या हो गए, यहां पर इंक्रीज हो गए, यानी एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के साथ साथ में इंटरनल कैरेक्टर्स को भी यहां क्या कर लिया गया, इंक्लूड कर लिया गया, ठीक है। देखो यहां पर जो सबसे बेस्ट नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था बेंथम एंड हुकर, बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। देखो मेरी बात सुनो, जब ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जा रहा था, आगे पढ़ेंगे अपन, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जा रहा था, देखो कैसे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया, मैं यहां बता रहा हूं आपको। जैसे एल्गी, सबसे पहले एल्गी से फिर ब्रायोफाइट्स आए, ब्रायोफाइट से फिर टेरिडोफाइट्स आए, टेरिडोफाइट से फिर जिम्नोस्पर्म आए, और जिम्नोस्पर्म के बाद में फिर एंजियोस्पर्म प्लांट आ गए अपने, ठीक है। लेकिन जो बेंथम एंड हुकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया, उसमें यह बता दिया कि एल्गी से ब्रायोफाइट्स इवॉल्व हुए, एक मिनट, हाँ, एल्गी से ब्रायोफाइट्स इवॉल्व हुए, ब्रायोफाइट से फिर टेरिडोफाइट इवॉल्व हुए, और टेरिडोफाइट के बाद में उन्होंने इवोल्यूशनरी रिलेशन को कंसीडर्ड नहीं करते हुए, देखो एंजियोस्पर्म में दो कैटेगरी आती है, एक डाइकोट होता है और एक मोनोकोट्स होते हैं। डाइकोट्स के अंदर दो कोटिलिडन्स होते हैं, ठीक है, जैसे जितने भी आपकी जो पल्सेज, जो दाल वाली क्रॉप्स होती है, वो डाइकोट है, ठीक है। इन्होंने क्या बता दिया कि डाइकोट के बाद में फिर जिम्नोस्पर्म, और सबसे लास्ट में मोनोकोट इवॉल्व हुए थे। बस बेंथम एंड हुकर ने क्या किया, ये जो सिस्टम, क्लासिफिकेशन का सिस्टम था, डाइकोट से जिम्नोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म से फिर मोनोकोट्स, ये गलत क्लासिफिकेशन कर गई है,
ठीक है। और फिर इवोल्यूशनरी बेसिस के ऊपर क्लासिफिकेशन किया गया और थर्ड क्लासिफिकेशन आ गया फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक सिस्टम, फाइलोजेनेटिक सिस्टम यानी बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशन ऑफ अमंग ऑर्गेनिज्म। उनके एंसेस्टर, उनके पूर्वज क्या होते हैं, यानी ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन उनकी उत्पत्ति यानी ओरिजिन के बेसिस के ऊपर हुआ था। बेस्ड ऑन evolutionary relation of among organism, among organism। देखो इनमें क्या हुआ, यानी ऑर्गेनिज्म को जब क्लासिफिकेशन किया था, जो ग्रुप बनाए गए, यानी एक ग्रुप बनाया गया, उसमें सभी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया, उस ग्रुप के कॉमन एंसेस्टर, एक एंसेस्टर था, ठीक है। दूसरा ग्रुप बनाया गया ऑर्गेनिज्म का, उस ग्रुप के एंसेस्टर क्या थे, कॉमन थे, यानी वो एक कॉमन एंसेस्टर यानी शेयर कर रहे थे ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम टैक्सा, टैक्सा ग्रुप होता है शेयर कॉमन एंसेस्टर, कॉमन एंसेस्टर, एंसेस्टर। देखो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को जब ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जा रहा था, उस टाइम फॉसिल्स के बेसिस के ऊपर ऑर्गेनिज्म को क्या किया था, क्लासिफाई किया था। यानी यहां पर यूज किया था, यूज ऑफ फॉसिल्स, ऑफ फॉसिल, फॉसिल्स को यूज किया गया, फॉसिल्स को यूज किया गया। लेकिन यह भी हो सकता है कि सम टाइम, एक टाइम ऐसा भी आ जाए कि कोई फॉसिल्स एविडेंस नहीं मिले, और अब ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन किस टाइप से, क्लासिफाई किस टाइप से किया जाए। देखो उन ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम्स के नंबर के बेसिस के ऊपर, क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर के बेसिस के ऊपर, उस ऑर्गेनिज्म में, जो प्लांट का यदि आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो, तो उसकी क्या केमिकल से, क्या कीमोटैक्सोनॉमी, केमिकल कंपोजिशन क्या है, ठीक है, उस बेसिस के ऊपर ऑर्गेनिज्म को क्या किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया। तो मैं यहां पर ये लिख सकते हैं कि समटाइम्स फॉसिल एविडेंस नॉट अवेलेबल, फॉसिल्स एविडेंस अवेलेबल नहीं है, तो अब ऑर्गेनिज्म को किस टाइप से क्लासिफिकेशन किया जाए, किस प्रकार से ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाए, ठीक है। देखो आगे चलते हैं अपन। फिर ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन का एक और तरीका आया, ठीक है, जिसमें कीमोटैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी, न्यूमरल टैक्सोनॉमी, इस बेसिस, क्रोमोसोम्स के नंबर के बेसिस के ऊपर, क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर के बेसिस के ऊपर, ठीक है, या उस प्लांट्स का क्या केमिकल कंपोजिशन है, उस बेसिस के ऊपर क्या किया, क्लासिफिकेशन किया गया। तो मैं अब हेडिंग डाल देता हूं, ब्रांचेस ऑफ टैक्सोनॉमी। branches of
टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी, ब्रांचेज ऑफ ए टैक्सोनॉमी। एक मिनट, हाँ, ब्रांचेज ऑफ टैक्सोनॉमी। देखो, पहला आया साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी, यानी बेस्ड ऑन सेल स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन cell structure, cell structure, like chromosomes number, क्रोमोसोम नंबर क्या है? क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम्स की क्या स्ट्रक्चर है एंड क्रोमोसोम्स का क्या बिहेवियर है। बिहेवियर ऑफ ए क्रोमोसोम्स, उस बेसिस के ऊपर क्लासिफिकेशन किया गया। ठीक है, फिर प्लांट्स को, यदि प्लांट्स का क्लासिफिकेशन करना है तो प्लांट्स में किस प्रकार के केमिकल्स है, ठीक है, उस बेसिस के ऊपर ऑर्गेनिज्म को क्या, प्लांट्स को क्या कर दिया गया, क्लासिफिकेशन कर दिया गया। उसको बोल देते हैं कीमोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी। एक मिनट, हाँ, कीमोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी, यानी बेस्ड ऑन chemical constituents of a plant to resolve confusions, यानी यदि प्लांट्स को आप क्लासिफाई किया जा रहा है, ठीक है, प्लांट्स को, तो उसमें डीएनए की सीक्वेंस क्या है। यदि सभी प्लांट्स के अंदर डीएनए की सीक्वेंस सिमिलर है तो उनको एक कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई कर दिया गया। उनमें एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या कैसे हैं उस बेसिस के ऊपर क्लासिफिकेशन कर दिया गया, या उनमें कैल्शियम कार्बोनेट्स के क्या क्रिस्टल्स है उस बेसिस के ऊपर क्या कर दिया गया, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर दिया गया। यानी मैं ये लिख सकता हूं डीएनए सीक्वेंस, क्या डीएनए सीक्वेंस है, एरोमेटिक कंपाउंड और कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स,
ये एनसीईआरटी में तो नहीं दे रखा है, ठीक है। इस बेसिस के ऊपर ऑर्गेनिज्म को क्या कर दिया गया, क्लासिफाई कर दिया गया, ठीक है। और एक क्लासिफिकेशन का एक क्राइटेरिया और है न्यूमरल टैक्सोनॉमी। न्यूमरल टैक्सोनॉमी, देखो न्यूमरल टैक्सोनॉमी में क्या किया गया, जितने भी कैरेक्टर्स थे इसमें कंप्यूटर्स को यूज किया गया, कंप्यूटर डाटा का यूज किया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का क्या किया गया, यूज किया गया। जितने भी आपके पास में जो कैरेक्टर्स थे उनकी क्या की गई, लिस्टिंग बनाई गई, उनको नंबरिंग दे दी गई, 1 नंबर 2 नंबर, जैसे आपके पास में क्रोमोसोम्स के नंबर क्या है, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट्स, ठीक है, उनको क्या कर दिया गया, नंबरिंग दे दी गई, ठीक है। लिस्ट बना के उनको क्या कर दिया गया, डाटाबेस के फॉर्म में कंप्यूटर के अंदर क्या कर दिया गया, स्टोर कर दिया गया, ठीक है। और जब जब आपको उनकी स्टडी करनी है तो उनको क्या कर लिया गया, एनालिसिस करने के लिए उनको फटाफट से क्या कर लिया, एनालाइज कर लिया, ठीक है। तो यहां पर क्या किया गया, यूज किया गया, यूज्ड ऑफ कंप्यूटर, ऐसे बोलेंगे कंप्यूटर्स, ठीक है। फिर क्या किया गया, लिस्टिंग ऑफ ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, ठीक है, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। फिर क्या किया गया, उनको नंबरिंग दी गई एंड कोड दे दिया गया सभी कैरेक्टर्स को, नंबरिंग, एंड कोड्स ऑफ ईच कैरेक्टर, और फिर क्या किया गया, उनका डाटा प्रोसीड कर दिया गया, डाटा प्रोसीड किया गया, ठीक है। इस बेसिस के ऊपर ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरी के अंदर क्या किया गया, क्लासिफाई किया गया, ठीक है। देखो एक साइंटिस्ट थे आपके पास में इक्लर, और इक्लर ने प्लांट्स को 2 ग्रुप के अंदर क्या कर दिया गया, क्लासिफाई कर दिया गया। यानी पूरे वर्ल्ड में सिंपलीफाई तरीके से इक्लर ने क्या कर दिया गया, प्लांट्स को क्लासिफाई किया, ठीक है, प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया। देखो तो अपन पढ़ते हैं इक्लर क्लासिफिकेशन। इक्लर्स क्लासिफिकेशन, इक्लर क्लासिफिकेशन। इक्लर ने प्लांट किंगडम को टू ग्रुप्स के अंदर क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया गया। देखो जिन प्लांट्स के अंदर सीड फॉर्मेशन नहीं हो रहा था उनको नॉन स्पर्मेटोफाइटा में क्लासिफाई किया, और जिन प्लांट्स के अंदर सीड फॉर्मेशन हो रहा था उनको स्पर्मेटोफाइटा के अंदर क्या कर दिया गया, क्लासिफाई कर दिया। यानी जो सीडेड प्लांट थे
उनको फेनेरोगेम्स बोल दिया, और जिनमें सीड फॉर्मेशन नहीं हो रहा था, जो सीडलेस प्लांट देख, उनको क्रिप्टोगेम्स के अंदर क्या कर दिया गया, क्लासिफाई कर दिया गया। ठीक है, तो इकलर ने प्लांट्स को 2 ग्रुप्स के अंदर क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, देखो, एक तो नॉन स्पर्मेटोफाइटा, नॉन स्पर्मेटोफाइटा, और दूसरा है स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा यानी जो स्पर्मेटोफाइटा है, ये सीडेड प्लांट होते हैं, सीडेड प्लांट होते हैं, यानी इनमें सीड फॉर्मेशन होगा। और जो नॉन स्पर्मेटोफाइटा है, इनमें सीड फॉर्मेशन नहीं होता है, तो नॉट सीड फॉर्मेशन, नॉट सीड फॉर्मेशन। क्लियर? जिनमें सीड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, उनको क्रिप्टोगेम्स बोल दिया, क्रिप्टोगेम्स बोल दिया। और जिनमें सीड फॉर्मेशन हो रहा है, उनको फेनेरोगेम्स बोल दिया। फेनेरोगेम्स बोल दिया। यानी स्पर्मेटोफाइटा का मीन्स समझे ना अपन, तो स्पर्मेटोफाइटा से होता है मतलब सेक्स ऑर्गन्स। देखो, जो नॉन स्पर्मेटोफाइटा देख, इनमें हिडन सेक्स ऑर्गन्स थे, हिडन सेक्स ऑर्गन्स, छुपे हुए सेक्स ऑर्गन्स। जबकि जो फेनेरोगेम्स या स्पर्मेटोफाइटा है, इनमें सेक्स ऑर्गन एक्सपोज्ड थे, सेक्स ऑर्गन एक्सपोज्ड थे, एक्सपोज्ड थे सेक्स ऑर्गन्स। क्लियर? ठीक है, देखो, स्पर्मेटोफाइटा को इन्होंने या क्रिप्टोगेम्स को इन्होंने 3 ग्रुप्स के अंदर क्या कर दिया, क्लासिफाई किया गया। देखो, एक एल्गी, इनमें भी सीड फॉर्मेशन नहीं होता है। ब्रायोफाइट्स, इनमें भी सीड फॉर्मेशन नहीं होता है। और एक कर दिया इन्होंने टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट, इनमें भी सीड फॉर्मेशन नहीं होता है। देखो, जो एल्गी है आपका, एल्गी, इसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो इसको नॉन एम्ब्रियोफाइटा बोल देते हो आप, एम्ब्रियोफाइटा बोल देते हो। जहां एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, वो नॉन एम्ब्रियोफाइट्स होते हैं। क्लियर? ठीक है। और फर्स्ट बार एम्ब्रियो फॉर्मेशन हुआ था ब्रायोफाइट्स के अंदर, तो इनको बोल देते हैं फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स, फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स। कौन थे आपके पास में? ब्रायोफाइट्स थे। ठीक है। और टेरिडोफाइट्स में सबसे पहले वैस्कुलर टिश्यू डेवलप हुए थे, तो फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट्स कौन से थे आपके पास में? टेरिडोफाइट्स। फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट, फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट टेरिडोफाइट्स आपकी। ठीक है। देखो, एल्गी के अंदर
ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ, यानी एल्गी की जो बॉडी थी वो रूट स्टेम एंड लीफ के अंदर डिवाइड नहीं थी, यानी इनको थेलोफाइटा बोल देते हो। जहां पर रूट स्टेम एंड लीफ में बॉडी डिवाइडेड नहीं होती है वो थेलोफाइटा में आते हैं। थैलस लाइक बॉडी थेलोफाइट फाइटा में रखा गया, यानी इनकी बॉडी कैसी थी? फंजाई लाइक बॉडी थी, फंजाई लाइक बॉडी। ठीक है, ब्रायोफाइटा के अंदर रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हुई थी, लेकिन ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। यानी रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर यहां पर बनना स्टार्ट हो गई थी। ध्यान रखना, ये दोनों ही एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स ये नॉन वैस्कुलर प्लांट है, यानी इनमें वैस्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। लेकिन टेरिडोफाइटा में ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ प्रेजेंट थी, लीफ प्रेजेंट। ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ क्या थी? प्रेजेंट थी। ठीक है, एक मिनट। एक मिनट रुकना। एक मिनट रुकना आप। हाँ, देखो मैं स्पर्मेटोफाइटा को अगली स्लाइड के ऊपर ले रहा हूं। ठीक है, स्पर्मेटोफाइटा को। हाँ, देखो स्पर्मेटोफाइटा की बात करें, स्पर्मेटोफाइटा की बात करें, यानी इनको मैंने क्या बोला था कि ये सीडेड प्लांट होते हैं, सीडेड प्लांट होते हैं। सेक्स ऑर्गन्स क्या है इनमें? एक्सपोज्ड है। सेक्स ऑर्गन्स क्या है? एक्सपोज्ड है। ठीक है, स्पर्मेटोफाइटा को टू ग्रुप्स के अंदर क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, जिनमें सीड फॉर्मेशन हो रहा है। एक जिम्नोस्पर्म है और एक एंजियोस्पर्म। देखो यहां पर क्या है? सीड प्रेजेंट है, फ्लावर एब्सेंट एंड फ्रूट एब्सेंट, यानी फ्रूट एंड फ्लावर फॉर्मेशन नहीं होता है, केवल सीड फॉर्मेशन होता है जिम्नोस्पर्म के अंदर। ठीक है, जबकि एंजियोस्पर्म में सीड प्रेजेंट है, फ्लावर भी प्रेजेंट है, और फ्लावर का फॉर्मेशन होगा तो फ्रूट फॉर्मेशन भी होगा। फ्रूट भी क्या है? प्रेजेंट है। ठीक है,
क्लियर है? इसलिए सबसे पहली बार फ्लावर एंजियोस्पर्म में दिखाई दिए थे, तो एंजियोस्पर्म प्लांट को फ्लावरिंग प्लांट भी बोलते हो आप। फ्लावरिंग प्लांट, ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है, एंजियोस्पर्म प्लांट्स को। देखो, फ्लावर ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइट होती है एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर, ठीक है। एंजियोस्पर्म प्लांट्स को 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया, एक डाइकोटिलिडन्स और एक मोनोकोटिलिडन्स। एक डाइकोटिलिडन और एक मोनोकोटिलिडन। डाइकोटिलिडन्स यानी एंड मोनो, यानी डाइकोटिलिडन्स का मतलब तो 2 कोटिलिडन्स प्रेजेंट है, 2 कोटिलिडन प्रेजेंट है, 2 बीज पत्र की बात करें, और मोनोकोटिलिडन 1 कोटिलिडन्स प्रेजेंट है, 1 कोटिलिडन्स, कोटिलिडन प्रेजेंट। क्लियर? ठीक है। देखो, अपने आज स्टार्ट किया था प्लांट किंगडम, किस प्रकार से ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई, प्लांट्स को क्लासिफिकेशन किया। जैसे जैसे टाइम चेंजेस होता गया, हमारी समझ प्लांट किंगडम्स के लिए क्या होती गई, चेंजेस होती गई। पहले जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट थी, उन ऑर्गेनिज्म को सेल वॉल के प्रेजेंस के बेसिस के ऊपर कि प्लांट किंगडम के अंदर क्या कर दिया गया, क्लासिफाई कर दिया गया। लेकिन धीरे धीरे 3 किंगडम, 4 किंगडम एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, ठीक है। तो फिर जितने भी जो प्रोकैरियोट्स थे, चाहे उनमें सेल वॉल प्रेजेंट हो चाहे एब्सेंट हो, उनको अलग किंगडम के अंदर क्लासिफाई कर, अलग ग्रुप के अंदर क्लासिफाई कर दिया गया। फिर जितने भी यूनिसेलुलर जो यूकैरियोट्स थे, उनको अलग किंगडम के अंदर क्लासिफाई कर दिया गया, चाहे सेल वॉल प्रेजेंट हो चाहे सेल वॉल क्या हो, एब्सेंट हो, उनको अलग किंगडम के अंदर, अलग ग्रुप के अंदर क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। फिर अपने पास में फंजाई, चाहे सेल वॉल प्रेजेंट हो चाहे नहीं हो, ऑल हेटेरोट्रॉप्स थे, उनको अलग किंगडम के अंदर क्लासिफाई कर दिया गया, अलग ग्रुप के अंदर क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। और फिर अपने पास में जैसे जैसे फिर एक किंगडम बनाया, प्लांट्स को एक अलग सेपरेट किंगडम के अंदर क्या कर दिया, ग्रुप के अंदर क्या कर दिया, क्लासिफाई किया, ठीक है। यानी जैसे जैसे टाइम, समय चेंज हुआ, प्लांट्स किंगडम के लिए हमारी समझ भी क्या होती गई, चेंजेस होती गई, ठीक है। क्लासिफिकेशन के फिर सिस्टम दिए गए, आर्टिफिशियल सिस्टम। एरिस्टोटल ने फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को कंसिडर करके क्लासिफिकेशन किया। नेचुरल क्लासिफिकेशन जो आपका था, क्राइटेरिया यहां पर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, यानी एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के साथ साथ में इंटरनल कैरेक्टर्स को भी क्या किया आपने, स्टडी की। और फिर फाइलोजेनेटिक सिस्टम, बेंथम एंड हुकर ने जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, जिम्नोस्पर्म से पहले उन्होंने डाइकोट्स को रख दिया, क्लासिफाई कर दिया गया, जो गलत था। यानी उन्होंने इवोल्यूशंस को, इवोल्यूशनरी जो रिलेशन था उसको कंसीडर्ड नहीं किया, उसको ध्यान में नहीं रखा, और जिम्नोस्पर्म से पहले डाइकोट्स को क्या कर दिया, उन्होंने क्लासिफाई कर दिया। और फिर फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ध्यान रखना, जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, ये एंगुलर एंड फ्रंटल क्लासिफिकेशन सिस्टम था। एंगुलर एंड फ्रंटल ने क्या दिया था, क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। फॉसिल्स के बेसिस के ऊपर इन्होंने फॉसिल्स की स्टडी करके ऑर्गेनिज्म को क्या किया गया, क्लासिफाई किया, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया, ठीक है। उसके बाद में यदि सम टाइम फॉसिल्स अवेलेबल नहीं रहे, कुछ टाइम ऐसे भी है कि जहां पर फॉसिल्स अवेलेबल नहीं थे, ठीक है, फिर उन्होंने कुछ क्रोमोसोम्स के नंबर, क्रोमोसोम्स के बिहेवियर, क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर के बेसिस के ऊपर, या किसी प्लांट्स को आप क्लासिफाई कर रहे हो तो उसमें केमिकल
किस प्रकार के केमिकल कंपोजिशन है, उस बेसिस के ऊपर ऑर्गेनिज्म को क्या कर दिया गया, क्लासिफाई किया गया। ठीक है। और लास्ट के अंदर आपके पास में न्यूमरल टैक्सोनॉमी में, जिसमें यूज किया गया कंप्यूटर्स को, जितने भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक उनकी लिस्टिंग दी गई, फिर उनको नंबरिंग दे दी गई है, 1 2 3 4 5 6 7 नंबरिंग दी गई। नंबरिंग देके ईच कैरेक्टर्स को कोड दे दिया गया और फिर उसको डाटा प्रोसीड कर दिया गया। ठीक है। भविष्य में जब भी अपने को स्टडी करनी है, फटाफट कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को रन किया, उसमें स्टोर जो डाटा है उसको फटाफट क्या कर लिया गया, एनालिसिस कर लिया गया। वर्ड के अंदर जो आज भी क्लासिफिकेशन है, इकलर क्लासिफिकेशन, ठीक है, इकलर का क्लासिफिकेशन सबसे मोस्ट एक्सेप्टेबल है। ठीक है। उन्होंने प्लांट किंगडम को 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया, एक नॉन स्पर्मेटोफाइटा और एक स्पर्मेटोफाइटा। नॉन स्पर्मेटोफाइटा जिनमें सीड फॉर्मेशन नहीं होता है, और स्पर्मेटोफाइटा जिनमें सीड फॉर्मेशन होता है। यानी स्पर्मेटोफाइटा सीडेड प्लांट होते हैं, नॉन स्पर्मेटोफाइटा सीड एब्सेंट होते हैं। जिनमें सीड फॉर्मेशन नहीं होता है उनको क्रिप्टोगेम्स बोलते हैं, और जिनमें सीड फॉर्मेशन होता है उनको फेनेरोगेम्स बोल देते हैं। ठीक है। स्पर्मेटोफाइटा का मतलब होता है सेक्स ऑर्गन्स, यानी जो नॉन स्पर्मेटोफाइटा देख वहां पर हिडन सेक्स ऑर्गन्स थे, छुपे हुए सेक्स ऑर्गन्स थे, जबकि स्पर्मेटोफाइटा देख वहां पर एक्सपोज्ड थे सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है। क्रिप्टोगेम्स को फिर 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया, एल्गी, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। ये सभी क्रिप्टोगेम्स है। ये नॉन एम्ब्रियोफाइटा थे। ये फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटा, ब्रायोफाइटा में सबसे पहले एम्ब्रियो फॉर्मेशन हुआ था, और टेरिडोफाइट यानी ये फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट थे, क्योंकि वेस्कुलर जो टिश्यू थे वो जाइलम एंड फ्लोएम सबसे पहले टेरिडोफाइटा के अंदर ही डेवलप हुए थे। ठीक है। इनकी बॉडी रूट, स्टेम एंड लीफ के अंदर डिवाइड नहीं हुई थी एल्गी की, इसलिए इनको थैलोफाइटा ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दिया गया। ठीक है। ब्रायोफाइटा में रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखना प्रारंभ हुई थी, लेकिन ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ फॉर्मेशन नहीं हुआ था। ठीक है। और टेरिडोफाइटा में पहली बार रूट, स्टेम एंड लीफ का फॉर्मेशन हुआ था। ब्रायोफाइटा एंड एल्गी के अंदर वेस्कुलर टिश्यू डेवलप नहीं हुए थे, इसलिए इनको नॉन वेस्कुलर प्लांट बोलते हैं। स्पर्मेटोफाइटा को 2 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में सीड फॉर्मेशन हुआ था, लेकिन फ्लावर एंड फ्रूट फॉर्मेशन नहीं हुआ था, जबकि एंजियोस्पर्म में सीड फॉर्मेशन भी हुआ था, फ्लावर फॉर्मेशन भी हुआ था एंड फ्रूट फॉर्मेशन भी हुआ था। एंजियोस्पर्म को सबसे पहले फ्लावर फॉर्मेशन हुआ था, इसलिए इनको फ्लावरिंग प्लांट बोले थे। एंजियोस्पर्म को डाइकोट एंड मोनोकोट दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया था। ठीक है। आज अपने पास में प्लांट किंगडम का जो बेसिक अपने पास में जो एनसीईआरटी के स्टार्टिंग पॉइंट थे वो क्लियर किए। कल स्टार्ट करेंगे अपन एल्गी, फिर उसके बाद में ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।